हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहला सर्कुलर है हमारा रिलेटेड टू को लैंडिंग अरेंजमेंट मास्टर डायरेक्शंस लॉन्च्ड बाय आरबीआई। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये को लैंडिंग होता क्या है। को लैंडिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमारी दो रेगुलेटेड एंटिटीज आपस में मिलके टाई अप कर लेती हैं और वो एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती हैं, उसे हम बोलते हैं को लैंडिंग अरेंजमेंट। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे एनबीएफसीज के साथ टाई अप कर लेते हैं और ये दोनों मिलके कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये दोनों आपस में टाई अप क्यों करते हैं, अकेले अकेले लोन प्रोवाइड क्यों नहीं करते, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखो, जाहिर सी बात है, बैंक्स जो है, बैंक्स के पास काफी ज्यादा डिपॉजिट्स होता है कस्टमर का। तो बैंक के पास काफी ज्यादा पैसा होता है लोन के रूप में बांटने के लिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक के जो लोन्स होते हैं वो थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, मतलब थोड़े लो इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। वहीं जो हमारे एनबीएफसीज है, इनके पास डिपॉजिट्स काफी कम होता है। और कुछ कुछ एनबीएफसीज तो ऐसे होते हैं जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं। तो इनके पास पैसों की कमी होती है। तो ये जो अपना पैसा लोन के रूप में बांटते हैं, इसलिए उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, हायर होते हैं, क्योंकि इनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो काफी कम होता है। और कुछ कुछ एनबीएफसी जो होती हैं वो हमारी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं। अब मेरे पास 100 रुपया ही है लोन के रूप में बांटने के लिए, तो मैं जाहिर सी बात है चाहूंगा कि 100 रुपये में जितना ज्यादा पैसा कमा सकूं। वहीं अगर मेरे पास 1000 रुपये बांटने को, तो मैं थोड़े कम दामों पे भी उसको लोन के रूप में दे सकता हूँ। ये कंसेप्ट है, बैंक के पास पैसा ज्यादा होता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का कम होता है। वहीं एनबीएफसी के पास पैसा कम होता है तो इसलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लोन का ज्यादा होता है। अब ये काम कैसे करते हैं दोनों जने, देखो। सपोज एनबीएफसी के पास एक कस्टमर आया और बोला मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। तो एनबीएफसी बोलेगा ठीक है, हम आपको 10 लाख का लोन प्रोवाइड कर देंगे, पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे 15%। अब कस्टमर बोल रहा है कि देखो यार, हमारे इधर ब्रांच नहीं है बैंक की, वरना मैं बैंक से ले लेता। कोई बात नहीं, आप मेरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, मैं दूर जाके, जो दूर वाली ब्रांच है हमारे बैंक की, उधर चला जाऊंगा और वहां जाके लोन ले लूंगा। मेरे को आने जाने का तकलीफ होगी, थोड़ा खर्चा होएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं वहां जाके लोन ले लूंगा। आप काफी महंगा लोन चार्ज कर रहे हो 15% के हिसाब से। तो यहाँ पे एनबीएफसी क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, आपको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम कर देंगे, 12-13% ले आएंगे। अब वो लाएगा कैसे एनबीएफसी, बैंक को बोलेगा कि यार आप कुछ पैसे हमारे को सस्ते दाम पे दीजिए ताकि हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे को लैंडिंग एग्रीमेंट कर लेंगे। बैंक जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर पैसे देगा, एनबीएफसी थोड़े पैसे अपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, और जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे लगेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो कैसे होएगा वो यहाँ पे हम समझेंगे ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो एनबीएफसी का ये रीजन होता है को लैंडिंग के लिए, कि भाई हम जो बैंक से को लैंडिंग कर लेंगे, अगर बैंक के साथ मिलकर लोन देंगे तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े कम हो जाएंगे और ज़्यादा कस्टमर हमसे लोन लेंगे। तो एनबीएफसी इसलिए को लैंडिंग अरेंजमेंट करता है बैंक के साथ। बैंक क्यों करता है को लैंडिंग अरेंजमेंट एनबीएफसी के साथ, बैंक के पास तो काफ़ी पैसा है। तो यहाँ पे क्या है, बैंक की रूरल एरिया में हर जगह अपनी ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो उसका कस्टमर बेस थोड़ा छूट जाता है, कस्टमर के साथ टच थोड़ा छूट जाता है। पर एनबीएफसी की रीच काफ़ी ज़्यादा है रूरल एरियाज में। तो यहाँ पे देखो, बैंक दो काम कर सकता है, या तो हर रूरल एरिया में अपनी अपनी ब्रांच खोले और फिर वहाँ के कस्टमर्स को एक्वायर करे लोन के लिए। तो वो काफ़ी कॉस्टली मेथड पड़ जाएगा, एक ब्रांच खोलने में काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो इससे बढ़िया उसने क्या किया, एनबीएफसी के साथ टाई अप कर लिया कि आप कस्टमर पकड़ के लाइए, लोन के पैसे हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो बैंक का इससे क्या होता है, रीच बढ़ जाती है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी, मतलब कोई भी ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, और उसके बिना ही उसकी रीच बढ़ जाएगी रूरल एरिया में। पहला रीजन ये को लैंडिंग के लिए बैंक क्यों को लैंडिंग अरेंजमेंट करता है। दूसरा रीजन कि देखो, बैंक्स को क्या करना पड़ता है, अपना पीएसएल टारगेट पूरा करना पड़ता है, ये हमें पता है। और बैंक का पीएसएल, जैसे हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक ले लें, इनका पीएसएल टारगेट कितना होता है, 40% का। अब बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने जितने भी लोन है उसका 40% के लोन उसको किस में करना पड़ते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अब किसी कारणवश अगर ये अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए, सपोज इसने पीएसएल कैटेगरी में ओनली 38% लोन किए, तो जो ये 2% छूट गया, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल पूरा करने के दो तीन तरीके हैं। एक, या तो ये क्या करे कि भाई किसी फंड में अपना 2% का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डाल दे। दूसरा, 2% जितना इसका शॉर्टफॉल रह गया उतने अमाउंट का ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज कर ले। तीसरा तीसरा क्या कर सकता है, ये को लैंडिंग कर सकता है। अब समझ लो, इसका ये 2% का शॉर्टफॉल था, ये था इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में।
और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कौन सा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सेक्टर में। तो अब यहाँ पे ये 2% का फुलफिल कैसे कर सकता है, ये एनबीएफसी को बोलेगा आप ऐसे कस्टमर पकड़ के लाइए जो कि क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा पीएसएल टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पीएसएल टारगेट पूरा करने के लिए भी बैंक क्या करता है, को लैंडिंग अरेंजमेंट करता है एनबीएफसी के साथ। तो ये कंसेप्ट है को लैंडिंग के पीछे, ये भी समझना इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं ये जो डायरेक्शन है किस किस पे एप्लीकेबल होगी। तो ये डायरेक्शन आपकी सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल होगी, एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स पे ये एप्लीकेबल है। फिर सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल है, सारी की सारी एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये मास्टर डायरेक्शन इन सब पे एप्लीकेबल है। अब यहां पे समझिएगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक राहुल नाम का व्यक्ति है, एक व्यक्ति है राहुल नाम का, और इसने लेना था 20 लाख का लोन। अब इसके एरिया में बैंक था नहीं, तो ये एनबीएफसी के पास गया और एनबीएफसी को बोला कि हमें भाई 20 लाख का लोन प्रोवाइड कर दो। अब एनबीएफसी ने भी देखा कि चल ठीक है, राहुल को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, पर एनबीएफसी के पास उतने पैसे है नहीं, या एनबीएफसी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था और राहुल को उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं था। तो जाहिर सी बात है एनबीएफसी क्या करेगा, एक बैंक के साथ टाई अप कर लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एनबीएफसी देखो दो चीज़ें कर सकता है, या तो 20 लाख में से कुछ हिस्सा एनबीएफसी दे, कुछ हिस्सा बैंक दे, और राहुल को 20 लाख का लोन प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा, एनबीएफसी बैंक को बोलेगा देखो हमने आपको एक कस्टमर दिया राहुल नाम का जिसने 20 लाख रुपए का लोन लेना है, तो सारा का सारा लोन आप दीजिए, ठीक है, और हमें हमारी कमीशन दे दीजिए कि हमने आपको कस्टमर प्रोवाइड किया। ये चीज़ भी कर सकता है एनबीएफसी। पर यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जब भी कभी को लैंडिंग अरेंजमेंट होगा तो दोनों पार्टीज को कुछ हिस्सा लोन के रूप में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज एनबीएफसी क्या करता कि एनबीएफसी 20 लाख में से कुछ भी नहीं देता, 20 लाख सारा का सारा बैंक से दिलवा देता और खुद क्या करता, बैंक से कमीशन लेता, तो यहाँ पे क्या होगा, कल को अगर राहुल डिफॉल्ट कर गया, राहुल का लोन खराब हो गया, एनपीए हो गया, तो सारा का सारा नुकसान किसका होगा, बैंक का होगा। दूसरी बात, कल को एनबीएफसी क्या कर सकता है, किसी भी कस्टमर को उठा के ले आएगा कि हाँ चल तेरे को लोन हम प्रोवाइड कर देंगे, और वो बैंक से पैसे दिलवा देगा। क्यों? क्योंकि उसको बैंक से कमीशन मिल रही है, और वो कोई भी बेकार सा बेकार बंदे को लोन प्रोवाइड करवा देगा बैंक के थ्रू, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि डिफॉल्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी की तो कोई लायबिलिटी नहीं है। कल को लोन खराब होगा तो सारा का सारा पैसा किसका डूबेगा, बैंक का डूबेगा, क्योंकि एनबीएफसी को तो अपनी कमीशन मिल जाएगी कस्टमर प्रोवाइड करने की। पैसा कौन लगा रहा है, बैंक लगा रहा है, तो पैसा किसका डूबेगा, बैंक का डूबेगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो आप किस कोई भी व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करवा दोगे, क्योंकि आपकी तो जवाबदेही है ही नहीं, आपका तो नुकसान है ही नहीं। तो आरबीआई ने बोला जब भी को लैंडिंग अरेंजमेंट के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो दोनों पार्टीज को एटलीस्ट 10% लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे राहुल ने लेना था यहाँ पे 20 लाख का लोन, तो एनबीएफसी के पास चाहे पैसे कम हो, फिर भी इसको 10% यानी कि 2 लाख रुपए का लोन जो है एनबीएफसी को देना पड़ेगा। बाकी चाहे फिर ये 18 लाख रुपए बैंक से प्रोवाइड कर दे, ठीक है, पर एटलीस्ट 10% जो है वो एनबीएफसी को भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब कल को राहुल डिफॉल्ट करता है, राहुल का लोन खराब होता है, तो सिर्फ बैंक का 18 लाख का नुकसान नहीं होगा, एनबीएफसी का भी 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो एनबीएफसी क्या करेगा, अच्छे कस्टमर लेकर आएगा लोन के लिए, क्योंकि उसको पता है कि 10% का अमाउंट मेरा भी लगेगा लोन में। तो कल को अगर कस्टमर खराब हुआ, डिफॉल्ट होकर गया, लोन खराब हो गया, तो सिर्फ बैंक का नहीं मेरा भी नुकसान होगा, मेरे भी, क्योंकि 10% अमाउंट मेरा भी लगा है लोन में। तो इसलिए बैंक ने क्या कहा है, जब भी को लैंडिंग अरेंजमेंट होगा तो दोनों पार्टीज को एटलीस्ट 10% लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि दोनों का फिर दोनों को रिस्क रहेगा, दोनों को रिस्क रहेगा, तो दोनों क्या करेंगे, कस्टमर अच्छे डील करेंगे, अच्छे कस्टमर पकड़ेंगे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, क्रेडिट वर्थीनेस होगी थोड़ी, और थोड़ा उस पर इंक्वायरी करेंगे, थोड़ी उसकी इंक्वायरी करेंगे, थोड़ा उसको जांच पड़ताल करके फिर लोन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों के पैसे दांव पे लगे होंगे, तो दोनों ही सोचेंगे कि हम अच्छे कस्टमर को लोन प्रोवाइड करें जिससे कल को लोन डिफॉल्ट ना करे और हमारे पैसों का नुकसान ना हो। तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, दोनों पार्टीज को एटलीस्ट
10% अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बैंक चाहे तो 19 लाख रुपए भी दे सकता था, जब 18 लाख दे रहा है तो 19 लाख भी दे सकता था, पर यहाँ पे फिर एनबीएफसी का 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। फिर एनबीएफसी सिर्फ 1 लाख देता, वो कितना होता है आपका 5%। तो यहाँ पे क्या कहा है बैंक आरबीआई ने कि एनबीएफसी को भी 10% देना पड़ेगा, मतलब 2 लाख रुपए राहुल को देने पड़ेंगे। ठीक है, इससे दोनों का रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों पे रिस्क रहेगा और वो अच्छे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या था, राहुल को पकड़ के कौन लाया, एनबीएफसी। तो कस्टमर एक्वायर किसने किया, एनबीएफसी ने। फिर कस्टमर से डील किसने की, एनबीएफसी ने। तो यहाँ पे लोन ओरिजिनेटर कौन हुआ, लोन ओरिजिनेटर हुआ आपका कौन, एनबीएफसी। वहीं बैंक ने क्या किया, सिर्फ पैसा प्रोवाइड किया। तो बैंक क्या हुआ हमारा, को लेंडर। बैंक हुआ हमारा को लेंडर। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, जैसे एनबीएफसी ने कस्टमर एक्वायर किया, ठीक है, कस्टमर को लोन प्रोवाइड किया, तो एनबीएफसी क्या हुआ, लोन ओरिजिनेटर। तो यहां पे जब एनबीएफसी कस्टमर को एक्वायर कर लेगा और उसको लोन दे देगा, उसके 15 दिन के अंदर बैंक जो को लेंडर है उसको भी जितना उसने लोन प्रोवाइड किया है कस्टमर को, उतना अपना रिकॉर्ड बुक में चढ़ा ले। जैसे कि राहुल को कितना 20 लाख का लोन दिया, 20 लाख में से एनबीएफसी ने कितना दिया, 2 लाख रुपए, और बैंक ने कितना दिया, 18 लाख रुपए। तो ये 18 लाख रुपए बैंक को अपने रिकॉर्ड्स में चढ़ा लेना है विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज मतलब बैंक को अपने रिकॉर्ड में दिखाना है कि हमने 18 लाख का लोन प्रोवाइड किया है कस्टमर को, और ये 15 दिन के अंदर दिखाना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे एक बात और प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसमें, देख कि वो क्या है, की फैक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, अब यहां पे देखो राहुल ने जैसे लोन लिया एनबीएफसी से, ठीक है, अब राहुल ने को जो पैसा मिला है वो एनबीएफसी ने भी दिया है, बैंक ने भी दिया है। एनबीएफसी ने 2 लाख, बैंक ने 18 लाख। कल को राहुल को अपने लोन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होगा या कोई भी इंक्वायरी होगी या कुछ भी बात करनी होगी, तो वो किससे बात करेगा, एनबीएफसी से कि बैंक से। तो यही सब चीजें आपकी किस में मेंशन की गई होंगी, की फैक्ट स्टेटमेंट में, कि भाई आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा। मतलब कल को आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप किससे बातचीत करोगे, उसको बोलते हैं हम सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका एनबीएफसी भी हो सकता है, ये आपका बैंक भी हो सकता है, आपस में ये डील करके डिसाइड कर लेंगे कि भाई इस कस्टमर से कौन डील करेगा। ठीक है, तो वो आपका की फैक्ट स्टेटमेंट में मेंशन होगा। फिर जो राहुल ने लोन लिया, अब देखो एनबीएफसी ने भी पैसे दिए हैं, बैंक ने भी पैसे दिए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा वो भी आपका किस में मेंशन होगा, की फैक्ट स्टेटमेंट में। फिर आपके प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी वो भी किस में मेंशन होगा, की फैक्ट स्टेटमेंट में। कोई हिडन चार्जेस होंगे वो भी किस में मेंशन होगा, की फैक्ट स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट रेट लगेगा कितना और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वो कैलकुलेट किया जाता है आपका ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट के थ्रू। सपोज एक कस्टमर है, एक कस्टमर का, ये राहुल वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। राहुल ने कितना लिया, 20 लाख रुपए लिया। 20 लाख में से एनबीएफसी ने कितना दिया, एनबीएफसी ने दिया 2 लाख रुपए। बैंक ने कितना दिया, बैंक ने दिया आपका 18 लाख रुपए। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ये कितना हुआ, 10%। और ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 90%। ठीक है, ये हुआ आपका 10%, ये 90%। चलो कैलकुलेशन आसान के लिए इसको रख लेते हैं, 4 लाख रुपए एनबीएफसी ने दिया, 4 लाख, और बैंक ने दिया 16 लाख रुपए। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 20%, और ये हो गया आपका 80%। ठीक है, एनबीएफसी ने टोटल लोन का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किया और बैंक ने टोटल लोन का 80% कॉन्ट्रीब्यूशन किया। अब एनबीएफसी जो लोन प्रोवाइड करता था उस पर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था 14% का, और वहीं बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है आपका आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो चार्ज करता है आपका समझ लो 10% का। अब ये 20 लाख के लोन में से 20% दिया है हमारे एनबीएफसी ने एंड 80% दिया हमारे बैंक ने। एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो टोटल लोन का जो 20 लाख का लोन राहुल ने लिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो लगेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना लगेगा, 20% इंटू 14 प्लस 10% इंटू 80 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1080 अपॉन 100।
तो ये कितना पड़ गया आपको 10.8%। अब ये देखिए, ये फायदा होता है को लैंडिंग का। अगर राहुल सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी से लोन लेता तो उसको 14% के हिसाब से लोन पड़ता। तो राहुल ने क्या बोला होगा एनबीएफसी को कि भैया आप रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हो। तो एनबीएफसी बोलता है कोई नहीं, हम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा देंगे। और वो क्या करेगा, बैंक के साथ को लैंडिंग कर लेगा, जिससे क्या है, एनबीएफसी का कस्टमर भी लॉस नहीं करेगा। एनबीएफसी अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करता कम, तो राहुल कहीं और जाके लोन लेता। तो वो चाहता है कि मेरा कस्टमर बेस भी कम ना हो, मैं कस्टमर अपना खो ना दूं। तो इसलिए वो क्या करेगा, को लैंडिंग अरेंजमेंट कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, उसका जो पूरे लोन का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, राहुल उससे लोन भी ले लेगा और एनबीएफसी का लोन एसेट भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग गया, 10.8%। वहीं यहाँ पे एनबीएफसी क्या करता है, बैंक्स उसके साथ को लेंडिंग अरेंजमेंट आराम से कर ले, तो वहां पे एनबीएफसी क्या करता है, एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी भी प्रोवाइड करता है। और ये मैक्सिमम कितनी होती है, 5% की। अब इसमें क्या होता है, जैसे समझ लो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसका 5%, अगर कल को लोन खराब हो गया उसका 5% कवर कौन देगा, एनबीएफसी देगा। अब ये क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। सपोज एक लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, ठीक है। बैंक ने इसमें हिस्सेदारी की है आपकी, समझ लो 80% की, और एनबीएफसी ने इसमें हिस्सेदारी की है आपकी, समझ लो 20% की, ठीक है। अब यहां पे डीएलजी कवर कितना का है, मैक्सिमम 5% का। अब समझ लो इस 10 लाख के आउटस्टैंडिंग लोन में से जो डिफॉल्ट कर गया लोन, जो लोन डिफॉल्ट कर गया वो कर गया आपका, समझ लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब इसमें से बैंक का नुकसान कितने का हुआ और एनबीएफसी का नुकसान कितने का हुआ। तो देखो कायदे से कितना नुकसान होना चाहिए था, 1 लाख में से 80%, 1 लाख में से 80% यानी कि 80,000 रुपीज बैंक का नुकसान होना चाहिए था, एंड 20,000 रुपीज किसका नुकसान होना चाहिए था, एनबीएफसी का। पर यहाँ पे क्या है, डीएलजी कवर है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 10 लाख रुपए। 10 लाख का 5% निकाल लो आप, 50,000। तो जब भी आपका कभी नुकसान होगा, जितना भी नुकसान हुआ होगा, जितने भी अमाउंट का लोन आपका डिफॉल्ट किया होगा, उसमें से 50,000 रुपए तो हर बारी एनबीएफसी को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर दिया है। तो यहाँ पे देखो नुकसान कितने का हुआ था आपका, टोटल 1 लाख का। 1 लाख में से 50,000 तो एनबीएफसी देगा ही देगा, क्योंकि उसने डीएलजी कवर प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो बचा हुआ 50,000 है, उसका अब आप निकाल लीजिए 80%। बचे हुए 50,000 का 80% कितना हुआ, 40,000। और बचे हुए 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 प्लस 50,000, 60,000 रुपए देगा एनबीएफसी, और सिर्फ 40,000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। क्योंकि एनबीएफसी ने क्या किया था कि भाई आप को लैंडिंग एग्रीमेंट कीजिए, हम आप पे क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिफॉल्ट लॉस गारंटी। और वो कितने की होती है, 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 10 लाख का। 10 लाख का 5% कितना हुआ, 50,000। तो जब भी कभी आपका लोन डिफॉल्ट कर जाएगा, तो 50,000 तक का कवर कौन देगा आपको, एनबीएफसी। और उसके ऊपर का अगर अमाउंट जो डिफॉल्ट कर गया, तो वो किस में होगा, आपका रेशो में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लोन में कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन थी बैंक की, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन थी एनबीएफसी की। तो 1 लाख का लोन डिफॉल्ट कर गया, तो 50,000 तो एनबीएफसी को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने डीएलजी कवर प्रोवाइड किया हुआ है। और जो बचे हुए 50,000 है, उसको आप 80-20 रेशो में डिवाइड कर लो, वो उसका हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक लास्ट बात बची है, ठीक है। काफी बड़ा हो गया है ये, पहला पेज ही, पहला टॉपिक ही, पर ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा है आपका, ये समझना आप। अब देखिए, जैसे वो राहुल वाला एग्जांपल लिया था, कि राहुल को हमने लोन दिया 20 लाख का, 20 लाख का लोन दिया, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला। एनबीएफसी ने कितना इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, 4 लाख का। और बैंक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे, बैंक ने किया है 16 लाख का। अब राहुल ने लोन जो लिया है, तो राहुल को ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी। अब ये ईएमआई किसको पे करेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, कि ये एनबीएफसी को ईएमआई देगा या बैंक को ईएमआई देगा, या दोनों को अलग अलग देगा, कैसे देगा। तो राहुल क्या करेगा, राहुल ईएमआई सिर्फ एक एंटिटी को देगा, और वो ईएमआई किस में जाएगी, स्क्रो अकाउंट में, स्क्रो अकाउंट। अब स्क्रो अकाउंट क्या होता है, ये एक तरीके का समझ लो आप पार्किंग अकाउंट है, ताकि दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट ना हो। तो जो भी पैसा आएगा ईएमआई के रूप में, वो किस में जाएगा, आपका स्क्रो अकाउंट में।
अब ये इस स्क्रो अकाउंट में पैसा ईएमआई के रूप में आ गया, और फिर इस स्क्रो अकाउंट में से जैसे समझ लो इसका बना आपका 10,000 रुपये, ईएमआई बनी मंथली 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये इसका ये स्क्रो अकाउंट में आ जाएगा। अब 10,000 में से एनबीएफसी का जितना हिस्सा होगा वो एनबीएफसी को चला जाया करेगा, और बैंक का जितना हिस्सा होगा वो बैंक को चला जाया करेगा, ताकि कोई एक पार्टी पूरे पैसे को हड़प ना ले। अब देखो जैसे सारा का सारा ईएमआई अगर हम एनबीएफसी को देते तो क्या पता है एनबीएफसी अपने पास रख लेती, या काफी टाइम बाद देती बैंक को, या सारा पैसा अगर हम बैंक को दे देते ईएमआई का वाला, तो क्या पता बैंक अपने पास रख लेता, या एनबीएफसी को देता काफी लेट देता, या थोड़ा कम देता, थोड़ा ज्यादा देता, वो डिस्प्यूट ना रहे। इसलिए क्या होता है, जो ईएमआई का पैसा होता है वो आता है आपका स्क्रो अकाउंट में, और स्क्रो अकाउंट में से जिसका जितना हिस्सा बनता है वो उस पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा को लैंडिंग अरेंजमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है, जिसमें बैंक डायरेक्टली पैसा प्रोवाइड नहीं करता कस्टमर को, बदले में क्या देता है, गारंटी प्रोवाइड करता है कि कल को अगर कस्टमर के साथ ऐसा होगा तो हम पैसे दे देंगे, कल को अगर कस्टमर ने ये नहीं किया तो हम पैसे दे देंगे। मतलब यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड की जाती है, और ये जो गारंटी है ये इररिवोकेबल होती है, मतलब कल को इसको कैंसिल नहीं किया जाता। एक बार अगर बैंक ने गारंटी दे दी तो वो गारंटी उसको फॉलो करनी ही पड़ेगी, कैंसिल आउट नहीं होएगी कि यार उस टाइम दे दी थी अब कैंसिल करते हैं इसको ना, वो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक वो पूरी सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती। दूसरा, ये जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है ये अनकंडीशनल होती है, इसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि देखो हम गारंटी तो लेते हैं पर इस केस में गारंटी लेंगे, इस केस में गारंटी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। गारंटी लिए तो गारंटी लेनी ही पड़ेगी। अब ये गारंटी क्या चीज़ है, किस चीज़ की बात हो रही है, वो आगे समझते हैं हम, टेंशन मत लीजिए। देखो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज का एग्जांपल है जैसे कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या फिर बैंक गारंटी हो गई, या फिर पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट हो गया। ये सब क्या होते हैं, आपके नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट के एग्जांपल होते हैं। तो इस पेज में हम समझेंगे बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, अगले पेज में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे समझते हैं हम सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, देखो सपोज एक, ये ज़्यादातर यूज होता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, ठीक है। अब जैसे समझ लो इंडिया का एक व्यक्ति है राहुल, जिसकी अपनी फैक्ट्री है। अब इसने फैक्ट्री के लिए क्या मंगानी थी, एक मशीन मंगानी थी, और मशीन की कीमत है 1 करोड़ रुपए, और ये मंगा रहा है एक यूएसए के व्यक्ति से जिसका नाम है डेविड। तो यहाँ पे डेविड बोल रहा है कि राहुल जी आप पेमेंट कीजिए मेरे को, फिर मैं आपको मशीन भेजता हूँ। तो राहुल के मन में डाउट है कि यार मैंने इसको पेमेंट कर दी और इसने मेरे को मशीन नहीं भेजी, फिर, और यहाँ पे डेविड के मन में भी डाउट है कि मैं मशीन भेज दूं और ये मेरे को पैसे ना दे, फिर, तो इसलिए दोनों के बीच में क्या रहता है, एक डाउट रहता है। तो यहाँ पे काम आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या करता है, एक तरीके की गारंटी प्रोवाइड करता है डेविड को कि देखो राहुल क्या करेगा, राहुल का जो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, राहुल का जो बैंक अकाउंट होगा, जिस बैंक में इसका अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, एफडी अकाउंट होगा, डिपॉजिट आरडीज, फिर कैश क्रेडिट भी हो सकता है, जो भी इसका होगा वो एक बैंक में होगा इसका। तो ये अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि भाई 1 करोड़ रुपए का आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए डेविड के नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेविड को आश्वासन हो जाएगा कि देखो भाई मैं मशीन भेज देता हूँ, कल को मेरे को जब मशीन की डिलीवरी हो जाएगी राहुल पैसे दे देगा, और अगर राहुल ने पैसे नहीं दिए तो जिस बैंक ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है वो बैंक मेरे को पैसे दे देगा, तो मेरे को तो पैसे मिलने ही है, चाहे राहुल दे या बैंक दे, मेरी कोई टेंशन नहीं है, मैं मशीन भेज रहा हूँ। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये आश्वासन देता है, ये आपको एक गारंटी दे रहा है डेविड को कि भाई मैं मशीन भेजता हूँ, कल को राहुल ने पैसे नहीं दिए तो मेरे को पैसे कौन देगा, बैंक देगा, और अगर राहुल ने पैसे दे दिए तब तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे देखो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू क्यों करता है, क्योंकि देखो राहुल का कुछ ना कुछ, जैसे अब बैंक 1 करोड़ का अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है तो राहुल का एटलीस्ट नहीं नहीं करके भी देखना 70 से 80 लाख रुपए का तो डिपॉजिट ही पड़ा होगा बैंक के पास, 70 से 80 लाख रुपए का डिपॉजिट पड़ा होगा बैंक के पास। और राहुल पुराना कस्टमर होगा, बिजनेस कस्टमर होगा, उससे सीसी लिमिट्स होगी बैंक में, और वो 5-10 साल से काम कर रहा होगा बैंक के साथ, सीसी लिमिट चला रहा होगा प्रॉपर, इसलिए बैंक जो है वो 1 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे रहा है डेविड के नाम का राहुल के बिहाफ पे। तो ये दोनों का, अब यहाँ पे क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के बैंक जो है वो चार्जेस लेता है, वो चार्जेस भी लेगा राहुल से। तो ये होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या हुआ, एक गारंटी कवर हुआ डेविड के लिए कि भाई मशीन भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल पैसे नहीं देगा तो कौन देगा पैसे, बैंक देगा।
ठीक है। दूसरा आता है आपका बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी कब काम करता है आपका, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, समझ लो एक यूनिवर्सिटी है, एक है यूनिवर्सिटी, इसने क्या करना है, अपना न्यू एकेडमिक ब्लॉक बनाना है, न्यू एकेडमिक ब्लॉक बनाना है, और ये न्यू एकेडमिक ब्लॉक बनेगा समझ लो आपका 10 करोड़ रुपीस का, और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया XYZ बिल्डर्स को, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया XYZ बिल्डर्स को। अब XYZ बिल्डर बोल रहा है ठीक है 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, आप मेरे को पहले 20% पेमेंट कर दीजिए अप फ्रंट, मतलब 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे मेरे, फिर मैंने कस्टम वो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो भी मतलब होते हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो आपके मजदूर वगैरह है उनको हायर करना है मैंने, तो वो सब मेरे को आप अप फ्रंट 2 करोड़ रुपया दे दीजिए। अब यूनिवर्सिटी के मन में ये डाउट रहेगा कि भाई कल को ये 2 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो गया और इसने कोई काम स्टार्ट नहीं किया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी क्या बोलती है यहाँ पे XYZ बिल्डर को कि आप मेरे को एक बैंक गारंटी प्रोवाइड कर दीजिए, फिर मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगी। तो XYZ बिल्डर भी क्या करेगा, सेम अपने बैंक में जाएगा और बोलेगा यूनिवर्सिटी के नाम की एक 10 करोड़ की बैंक गारंटी प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो यूनिवर्सिटी के नाम की 10 करोड़ की बैंक गारंटी बैंक प्रोवाइड कर देता है। अब ये बैंक गारंटी जो है ये क्या काम करती है, एक तरीके का कुशन काम करेगी कि देखो जब तक बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा है प्रॉपरली और वो न्यू एकेडमिक ब्लॉक बना के तैयार कर देता है, तब तक इस बैंक गारंटी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से गारंटी दे रही है यूनिवर्सिटी को कि अगर कल को अगर XYZ बिल्डर जो है वो भाग जाता है या बीच में काम छोड़ के चला जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैंक गारंटी का यूज करके 10 करोड़ रुपए बैंक से ले सकते हैं। तो ये होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। अब यहाँ पे समझिएगा इसमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। इसमें आपकी 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। अब ये कौन कौन सी पार्टीज हैं ये समझिएगा। तो देखो हमने अभी 2 एग्जांपल्स की बात की। पहली कि राहुल था, राहुल ने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया बैंक से, और ये किसके नाम का बनवाया, डेविड के नाम का। दूसरा XYZ बिल्डर्स था, इसने क्या किया, बैंक गारंटी बनवाई बैंक से, और किसके नाम की बनवाई, यूनिवर्सिटी के नाम की। तो यहाँ पे ये जो राहुल है और XYZ बिल्डर है, ये क्या होंगे, हमारे ऑब्लाइजर, ऑब्लाइजर या प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। वहीं लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी जिस इंस्टीट्यूशन ने बनाई है उसको क्या बोला जाएगा, हमारा उसको बोला जाएगा गारंटर। गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया है, जिसने बैंक गारंटी बनाई है, तो उसको क्या बोला जाएगा, गारंटर। और कल को अगर राहुल डिफॉल्ट करता है या XYZ बिल्डर डिफॉल्ट करता है, तो पैसे किसको मिलेंगे, डेविड को या फिर यूनिवर्सिटी को। तो जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, हमारा बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी। ये चीज याद रखना। ऑब्लाइजर कौन होगा, जो बैंक गारंटी बनवाएगा, जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएगा, वो होगा आपका ऑब्लाइजर या प्रिंसिपल डेटर। जो बनाएगा वो होगा गारंटर, और जिसको पैसे मिलेंगे वो कौन होगा, आपका बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे RBI ने बोला है आप कितने मर्जी अमाउंट की ये लेटर ऑफ क्रेडिट या आप बैंक गारंटी इशू नहीं कर सकते, इस पे कुछ क्राइटेरिया है। और यहाँ पे क्राइटेरिया किसका मेंशन किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इन सब का ये क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है कि अगर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है, RRB है, ये कितने अमाउंट की ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इशू कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने अमाउंट की कर सकते हैं, 5%, मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल एसिड्स, जितनी भी इनकी टोटल एसिड्स थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका 5% ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इशू कर सकते हैं। और इस नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज में से भी, इस 5% में से मैक्सिमम 1.25% अनसिक्योर्ड वाली इशू कर सकते हैं। अब ये अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, देखो जब भी बैंक, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल देता हूँ, राहुल वाला, राहुल के केस में बैंक ने क्या किया, 1 करोड़ की क्या की, इशू कर दी लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक ऐसे ही 1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करेगा। बैंक के पास एटलीस्ट कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की राहुल की FDs पड़ी होंगी, तब जाके बैंक कहीं 1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। ठीक है, कि बैंक भी, भाई बैंक होशियार है, बैंक को पता है कल को राहुल भाग गया तो 1 करोड़ रुपए मैं क्यों दूं राहुल के नाम का। तो राहुल का कुछ डिपॉजिट्स पड़ा होता है, उसकी कोई CC फैसिलिटीज पड़ी होती हैं, और वो CC फैसिलिटी
कल नहीं खुली हैं, पिछले 5-10 साल से चलती आ रही हैं लगातार। तो इसलिए बैंक वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 करोड़ का था लेटर ऑफ क्रेडिट, और राहुल की समझ लो 80 लाख की एफडीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 80 लाख हुआ ये तो हुआ आपका सिक्योर्ड, और जो बच गया 20 लाख ये होता है आपका अनसिक्योर्ड। कि कल को अगर राहुल डिफॉल्ट कर गया तो 80 लाख रुपए तो उसके एफडी से बैंक निकाल लेगा, बचा हुआ 20 लाख राहुल से निकलवाना पड़ेगा बाद में। तो ये 20 लाख जो हुआ वो होता है अनसिक्योर्ड। तो एक आरआरबी या एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी कितनी प्रोवाइड कर सकता है, टोटल 5% की। और अगर हम अनसिक्योर्ड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करें तो वो कितनी प्रोवाइड कर सकता है, ओनली 1.25% ऑफ टोटल एसिड्स, जो कि उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी। और बाय चांस कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक या लोकल एरिया बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इस लिमिट को ब्रीच कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा उसके पास ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज है, तो उसको वो घटा के इस लिमिट पे लानी पड़ेगी अब बाय 1 अप्रैल 2027। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहां पे कि जैसे समझ लो एक कंपनी है, XYZ कंपनी, और ये चाहती है कि भाई मेरे को 100 करोड़ का लोन मिल जाए, 100 करोड़ का लोन मिल जाए बैंक बी से। बैंक बी बोलता है कि भाई हम आपको ऐसे लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बैंक ए बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लोन प्रोवाइड कीजिए, कंपनी XYZ की बैंक गारंटी मैं देता हूं आपको। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आप बैंक गारंटी का यूज करके किसी दूसरे बैंक से लोन नहीं ले सकते, ये आरबीआई ने सीधा सीधा मना कर दिया है। पर आप दूसरे बैंक से बैंक गारंटी एक चीज के लिए ले सकते हो अगर आप ट्रेड में यूज कर रहे हो। अब जैसे कि इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। ये राहुल वाला और डेविड वाला एग्जांपल हम कंटिन्यू रखते हैं। राहुल ने क्या किया था, मशीन मंगवाई थी, और डेविड को क्या करने थे, पैसे पे करने थे। अब राहुल क्या कह रहा है कि आप मशीन भेजिए, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर देता हूं। तो राहुल ने सपोज लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया, सपोज लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया बैंक ऑफ इंडिया से। अब डेविड बोल रहा है कि देखो भाई, ये बैंक ऑफ इंडिया वाला मैं नहीं मानता, हमारे इधर है नहीं बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं इसको मानता नहीं। या तो आप एसबीआई से प्रोवाइड करवा दो लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर किसी फॉरेन बैंक से, जो फॉरेन बैंक की ब्रांचेस आपके कंट्री में होगी, उस किसी फॉरेन बैंक से आप लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर दो मेरे को, तभी मैं आपको मशीन भेजूंगा। अब राहुल बोल रहा है यार मेरा अकाउंट ही बैंक ऑफ इंडिया में, मेरा सारा डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट भी बैंक ऑफ इंडिया देगा। तो डेविड कहता है नहीं, फिर आप किसी और से डील कीजिए। तो यहाँ पे राहुल क्या करेगा, राहुल जाएगा एसबीआई के पास, और एसबीआई को बोलेगा कि यार मेरे को 1 करोड़ का आप क्या कीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट पे बना के दे दीजिए। तो एसबीआई क्या बोलेगा कि हम आपको किस बेस पे दे दें। तो यहां पे बैंक ऑफ इंडिया बैंक गारंटी बना के दे देगा एसबीआई को कि देखिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए 1 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट, आपको बैंक गारंटी हम देते हैं। तो यहां पे देखिए साइकिल कैसे बनेगी, यहां पे साइकिल क्या बनी, एक बनी बैंक ऑफ इंडिया, एक बनी एसबीआई, यहां पे आ गया राहुल, और यहां पे आ गया डेविड। अब समझना, एसबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया से बैंक गारंटी ले ली और लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया। अब यहां पे समझना होता क्या है, डेविड ने मशीन भेज दी राहुल को, राहुल ने पैसे देने से मना कर दिया। तो पैसे किसको देने पड़ेंगे यहां पे, एसबीआई को। एसबीआई को 1 करोड़ रुपया डेविड को देना पड़ेगा। पर एसबीआई को कोई टेंशन ही नहीं है, एसबीआई को गारंटी किसने दे रखी है, बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एसबीआई ने 1 करोड़ डेविड को दे दिया, और एसबीआई को 1 करोड़ रुपया मिल गया किससे, बैंक ऑफ इंडिया से। जो सारा रिस्क बनेगा वो किसका बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया का ही बनेगा। और ये जो डबल गारंटी दे रहा है, एक बैंक अपने कस्टमर की गारंटी दे रहा है दूसरे बैंक को, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के केस में ही हो सकता है। अगर यहाँ पे समझ लो राहुल बोले कि भाई एसबीआई को मेरे को लोन दे दीजिए आप 1 करोड़ का, और बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा कि कोई बात नहीं आप लोन दीजिए, गारंटी हम देते हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो आपकी गारंटी इशू कर सकते हैं स्टॉक्स के केस में भी। मतलब जैसे समझ लो हमारा एक ब्रोकर है समझ लो आपका, ब्रोकर ऐप का नाम ले लेते हैं, चलो जीरोधा ही रख लेते हैं। जीरोधा एक ब्रोकर है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर है, और ये समझ लो बीएससी में काम करता है, बीएससी के साथ डील करता है। तो बीएससी ने सपोज ऐसा बोल रखा है कि मेरे जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे हमारे पास, 10 करोड़ रुपए
का मार्जिन जो है वो डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा फॉर स्मूथ सेटलमेंट। ठीक है, आप जितने मर्जी शेयर्स खरीदो बेचो अपने कस्टमर्स को दो, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। आप स्मूथ ट्रांजेक्शन चाहते हो, स्मूथ सेटलमेंट चाहते हो और फास्ट सेटलमेंट चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पड़ेंगे। अब जीरोधा बोल रहा है यार 10 करोड़ रुपए मैं फ्री फोकट में बीएससी के पास जमा कर दूंगा, उस पर ना मेरे को ब्याज लगेगा ना इंटरेस्ट लगेगा, ना वो मेरा पैसा ग्रो होगा, वो मेरा 10 करोड़ रुपया फंस जाएगा, कैपिटल मेरी फंस जाएगी। तो यहाँ पे जीरोधा क्या कर सकता है, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जा सकता है और उसको बोल सकता है कि भाई मेरे को आप बैंक गारंटी बना के दे दो 10 करोड़ की। और ये कौन से शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, जिसमें इसका अकाउंट होगा, जाहिर सी बात है उसी में। ठीक है, या फिर किसी और के पास जा सकता है और वहां पे दूसरा बैंक उसको गारंटी दे सकता है, जैसे अभी हमने बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई का केस समझा था। ठीक है, तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक से 10 करोड़ की बैंक गारंटी बनवा सकता है और फिर वो अपना पैसा ना यहाँ गिरवी रख के, मतलब डिपॉजिट रख के, ये बैंक गारंटी डिपॉजिट रख सकता है और इस 10 करोड़ को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो एफडी के रूप में ही इन्वेस्ट कर दे, इसको रिटर्न तो मिलेगी। पर वो अगर 10 करोड़ रुपया बीएससी के पास ऐसे डिपॉजिट कर देता तो ना उस पर इंटरेस्ट लगता, वो कैपिटल उसकी फंस जाती। तो यहाँ पे ब्रोकर्स जो है, हमारे स्टॉक ब्रोकर्स जो है, ठीक है, या कॉमोडिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें भी बैंक गारंटी यूज कर सकते हैं। पर वो बैंक गारंटी कौन से बैंक्स की चलेगी, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की चलेगी, बाकी दूसरे बैंक्स की नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या कवर किया, बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये क्या चीज है। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट स्कीम। अब ये जो है पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट, ये भी क्या है, हमारा नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। और इसको समझना काफी इजी है और ये काफी छोटा भी है, बस आपको बॉन्ड्स की एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। बॉन्ड्स क्या होता है, आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब इससे कॉर्पोरेट जो हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई या एनबीएफसीज हो गई, वो क्या करती है, लोगों से पैसा उधार लेती हैं। लोगों से पैसा उधार लेती हैं, बदले में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगी और कुछ समय बाद जैसे बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाएगी, जैसे 2 साल का बॉन्ड होता है, 5 साल का होता है, 8 साल का होता है, तो जैसे ही बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो जाएगी आपको प्रिंसिपल भी वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, वो लोगों से पैसा उधार लेती हैं। तो यहाँ पे मेन बात क्या है जो समझने वाली, वो है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बॉन्ड्स की रेटिंग के बारे में। तो जो इंडिया का सबसे बेस्ट बॉन्ड होगा उसकी रेटिंग क्या होगी, AAA। फिर उससे बेकार वाले की AA, फिर उससे बेकार वाले की A, फिर उससे बेकार वाले की BBB, फिर BB, फिर B, फिर ऐसे चलता रहेगा, D, C, D तक चलता जाता है। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट बॉन्ड है उसकी रेटिंग कितनी होगी, AAA। अब बॉन्ड्स की रेटिंग का फर्क क्या पड़ता है, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क पड़ता है। मतलब जिस बॉन्ड्स की रेटिंग जितनी ज्यादा होगी वो कंपनी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, उसके लोग बॉन्ड्स उतने ज्यादा परचेज करेंगे, उसकी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी अप्लाई करो तब भी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब जैसे क्या इसका मतलब क्या हो जो मैंने बोल दिया, इसका एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है हमारी 123 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसने किया 100 करोड़ का बॉन्ड इशू। अब इसके बॉन्ड की रेटिंग थी AAA, मतलब बेस्ट बॉन्ड है इंडिया का। तो ये अपने 100 करोड़ के बॉन्ड के बदले में अगर 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, मतलब कि आप हमें 100 करोड़ रुपया दीजिए, हम आपको ईयरली 7.5% की रिटर्न देंगे। और जैसे हमारा 3 साल का, जैसे समझ लो इस बॉन्ड की मैच्योरिटी है 3 साल की, तो जैसे हमारे 3 साल खत्म होंगे हम आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस कर देंगे और ईयरली 7.5% का रिटर्न भी देंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, 123 प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपया उधार लिए जनता से और बदले में उनको रिटर्न कितने की प्रॉमिस की, 7.5% की। और जनता इसको खरीदेगी क्यों, क्योंकि इसकी सबसे बेस्ट रेटिंग है बॉन्ड की AAA। पर वहीं हमारी एक कंपनी है XYZ कंपनी, XYZ कंपनी, इसने भी 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठाना चाहा और इसके बॉन्ड की रेटिंग है BBB और ये 7.5% पे ही पैसा उठाना चाहती है। तो क्या जनता इसको खरीदेगी, नहीं खरीदेगी। क्यों, क्योंकि इसके बॉन्ड की रेटिंग काफी कम है, AAA, फिर AA, फिर A, फिर जाके BBB आएगा। तो इसके बॉन्ड की रेटिंग काफी कम है, मतलब कंपनी थोड़ी सी रिस्की है कि कल को कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है। तो ऐसी कंपनी में अगर कस्टमर इन्वेस्ट करेगा, अगर वो इतना रिस्क लेने को तैयार है, तो वो रिवॉर्ड भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। तो कस्टमर चाहेगा कि हमें कम से कम 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो कंपनी क्या करेगी, फिर 9% देना पड़ेगा तभी उसका 100 करोड़ के बॉन्ड्स बिकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो फर्क देखो, 123 प्राइवेट लिमिटेड ने भी 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया,
XYZ कंपनी ने भी 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया। 123 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 7.5%। पर वहीं XYZ कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 9%। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ रेटिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड की रेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे XYZ कंपनी चाहती है कि ये जो 100 करोड़ रुपया मैं 9% पे उठा रही हूँ, इसका थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। तब रोल में कौन आता है? पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट। अगर इस बॉन्ड को किसी बैंक जो है हमारा, उसकी गारंटी मिल जाए, उसकी बैकिंग मिल जाए, तो इस बॉन्ड की रेटिंग भी इंक्रीज हो जाती है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को भी विश्वास हो जाता है एक कि भाई ये जो बॉन्ड है, बेशक इसकी पहले BBB रेटिंग थी, अब इसको ये बैंक फेवर कर रहा है और इसकी रेटिंग भी इंक्रीज हो गई है, तो कोई बात नहीं, थोड़े कम पैसे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तब भी हम खरीद लेंगे। मतलब कैसे काम करता है, मैं एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल लेते हैं। XYZ हमारी कंपनी थी, इसने बॉन्ड इशू किया 100 करोड़ का, ठीक है, इसकी रेटिंग थी BBB और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था? 9% का। अब XYZ कंपनी ने क्या कहा कि यार ये 100 करोड़ रुपए तो हमें बड़े महंगे पड़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक बैंक के साथ टाई अप करते हैं और उसको बोलते हैं यार पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो। तो ये गया अपने बैंक के पास, जिस बैंक में इसका अकाउंट वगैरह था, और उनसे PCE अवेल करवा ली। PCE पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट अवेल करवा ली। सपोज ये अवेल की PNB ने, और PNB ने अवेल की 20% ऑफ बॉन्ड वैल्यू, मतलब 20 करोड़ रुपए की। तो इससे क्या होगा, ये जो BBB की रेटिंग थी, अब ये इंक्रीज हो जाएगी, ये बन जाएगी A या AA। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये 9% जो आपको 100 करोड़ पे देने पड़ रहे थे, अब आप इसको कम कर सकते हो, क्योंकि आपके बॉन्ड की रेटिंग भी इंक्रीज कर गई है। तो आप लोन जो दे रहे हो, आप दो 8.5% पे, तब भी आपका चलेगा, तब भी लोग आपके खरीदेंगे। क्यों? एक तो आपकी रेटिंग इंक्रीज होगी, दूसरा लोगों को भी दिख रहा है कि आपका जो बॉन्ड है उसको बैक कौन कर रहा है? PNB बैंक बैक कर रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा और विश्वास दिखाएंगे आपके बॉन्ड्स में, तो आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या था, पहले XYZ कंपनी 100 करोड़ रुपए का इसने बॉन्ड बेचा, तो इसको बदले में साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 9 करोड़ रुपए बांटने पड़ रहे थे। अब कितने बांटने पड़ेंगे? 8.5 करोड़। तो इसको 50 लाख का फायदा हो गया ना, ये पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी लेने से। ये चीज होती है आपकी पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी। ये क्या करती है, अब यहाँ पे देखो कस्टमर को क्या होगा कि देखो वो चीज चलो बाद में समझते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, बैंक जो है पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बॉन्ड्स को, जिससे क्या होता है, बॉन्ड्स की रेटिंग इंक्रीज कर जाती है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फिर कम भी दे सकते हो, लोग खुशी खुशी लेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो उस बॉन्ड को बैक कर रहा है। ये बात है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो मैक्सिमम कितने परसेंट की पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी दे सकता है? मैक्सिमम 50% की। जितना भी आपका बॉन्ड का साइज होगा उसका मैक्सिमम 50%। जैसे XYZ कंपनी ने 100 करोड़ का बॉन्ड इशू किया है, PNB इसको मैक्सिमम पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी कितने की दे सकता है? 50 करोड़ की। मैक्सिमम 50 करोड़। ठीक है, तो मैक्सिमम कैप कितने का है? 50% का। जितने अमाउंट का बॉन्ड होगा उसका मैक्सिमम 50% PCE फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है एक बैंक। ठीक है, अब यहां पे समझना ये रोल प्ले कैसे करता है। देखो हमारा XYZ था, XYZ 100 करोड़, PNB ने ये PCE फैसिलिटी दे दी 20 करोड़ की। ठीक है, अब इसकी रेटिंग कितनी होगी? 8.5%। मतलब इसको ईयरली 8.5 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देना है। अब एक साल क्या हुआ, किसी कारणवश XYZ 8.5 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट के रूप में इन्वेस्टर्स को देने थे वो नहीं दे पाया, तो वो पैसे कौन देगा? PNB देगा। ये ऐसे गारंटी काम करती है। वो पैसे कौन देगा? PNB देगा, क्योंकि PNB ने 20 करोड़ की गारंटी ले रखी है, एक तरीके की पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी ले रखी है एक तरीके की 20 करोड़ की। तो 8.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को देने थे इंटरेस्ट के रूप में, जो साल का इंटरेस्ट बनता है। XYZ कंपनी नहीं दे पाई, तो वो किसको देने पड़े? PNB कंपनी को, PNB बैंक को देने पड़े ये 8.5 करोड़ रुपए। अब जब ये PCE इवोक हो जाती है, यूज हो जाती है, यहां पे क्या हो गया, पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट जो फैसिलिटी थी इसका यूज हो गया। जब तक XYZ कंपनी पैसे दे रही थी, सब कुछ दे रही थी, तो ये एक तरीके का गारंटी का काम कर रही थी। पर यहां पे क्या हुआ, 8.5 करोड़ रुपए देने थे, XYZ कंपनी नहीं दे पाई, तो वो किसने दिए? PNB ने दिए। तो यहां पे PCE का क्या हो गया? यूज हो गया। तो जब भी आप PCE का यूज करोगे
तो आपको जितने अमाउंट का आपने यूज किया है वो सारा का सारा पैसा 30 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा बैंक को। और अगर आपने अगले 30 दिन तक तो वापस करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। और अगर आप 30 दिन तक वापस नहीं करते हो और 60 दिन और हो जाते हैं, मतलब टोटल 90 डेज हो जाते हैं, और आप अगर अपना पैसा वापस नहीं करते हो बैंक को, तो वो क्या होता है, एनपीए। ये तो आप सभी जानते हो। एनपीए क्या होता है, बेसिकली जब भी आप 90 दिन तक अपने जो आपका लोन है उसके प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की ईएमआई नहीं देते हो, पे करते हो बैंक को, तो वो क्या हो जाता है आपका एनपीए। पहले 1 से 30 दिन क्या होता है वो SMA 0, फिर SMA 1, फिर SMA 2, फिर क्या हो जाता है आपका एनपीए, स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है SMA। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई। ठीक है, जब भी कोई पीसीई का यूज करेगा तो जितने अमाउंट का उसने यूज किया है वो पैसा वापस बैंक को देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। और अगर आप 90 दिन तक पैसा नहीं देते हो तो वो पीसी क्या हो जाएगा, आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बोली है कि अगर कोई कंपनी चाहती है उसके बॉन्ड्स को पीसीई फैसिलिटी मिले, तो उसकी बॉन्ड्स की रेटिंग एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, BBB। और इसने ये जो अपने बॉन्ड्स की रेटिंग निकलवाई है, देखो जो बॉन्ड्स की रेटिंग निकालता है वो कौन निकालता है, रेटिंग एजेंसीज निकालती है, जैसे इकरा वगैरह हो गई, ये रेटिंग एजेंसीज निकालती हैं बॉन्ड्स की रेटिंग। तो जब भी आप ये बॉन्ड्स की रेटिंग निकालोगे तो कम से कम 2 कंपनी से आपने ये अपने बॉन्ड्स की रेटिंग निकलवाई हुई होनी चाहिए, और आपके बॉन्ड्स की रेटिंग एटलीस्ट BBB होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिल सकेगी, पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये था आपका टोटल नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी डायरेक्शंस। और ये किसके लिए है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये चीज आप पढ़ लेना। ठीक है, एक बार ऐसे नजर मार लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। तो यहाँ पे वॉस्त्रो का मतलब समझ आ जाए हमें, तो हम समझ जाएंगे स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट भी क्या है। तो देखो आपके 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉस्त्रो वॉस्त्रो। ठीक है, लॉरो भी होता है, उसको साइड रखिए, वो उतना जरूरी भी नहीं है। मेन होता है आपका नॉस्त्रो एंड वॉस्त्रो। तो नॉस्त्रो अकाउंट और वॉस्त्रो अकाउंट में फर्क क्या होता है, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नजरिए का फर्क है। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, इंडिया है और ये है हमारा यूएसए। इंडिया में बैंक है एसबीआई एंड यूएसए में बैंक है, समझ लो, बैंक ऑफ अमेरिका। अब क्या हुआ यहां पे, एसबीआई ने अपना एक अकाउंट खोला बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक अकाउंट खोला यूएसए में, इन यूएसडी डॉलर्स, इन यूएसडी डॉलर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये जो बैंक एसबीआई ने खोला है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ इन देयर करेंसी, तो एसबीआई की नजर से देखोगे, एसबीआई की नजर से देखोगे अगर आप, तो ये अकाउंट क्या कहलाया जाएगा, ये अकाउंट कहलाया जाएगा आर अकाउंट विद देम, यानी कि नॉस्त्रो अकाउंट। ये अकाउंट कहलाया जाएगा नॉस्त्रो अकाउंट। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका के नजरिए से देखोगे ये अकाउंट, तो ये अकाउंट क्या कहलाया जाएगा, वॉस्त्रो। वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, उनका खाता हमारे पास हमारी करेंसी में। नॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, हमारा खाता उनके पास उनकी करेंसी में। तो ये जो बैंक अकाउंट एसबीआई ने खुलवाया है यूएसडी डॉलर में, अगर एसबीआई की तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा खाता उनके पास उनकी करेंसी में, यानी कि नॉस्त्रो। और बैंक ऑफ अमेरिका के नजरिए से देखोगे तो ये क्या होगा, उनका खाता हमारे पास हमारी करेंसी में, यानी कि वॉस्त्रो अकाउंट। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल समझते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। एसबीआई, इंडिया, एसबीआई, यूएसए, बैंक ऑफ अमेरिका। अब बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या किया, एसबीआई के पास इंडिया में एक अकाउंट खुलवाया इन आईएनआर। अब यहां पे समझिए, नजरिया देखना, बैंक ऑफ अमेरिका का क्या नजरिया होगा, हमारा खाता, बैंक ऑफ अमेरिका का खाता उनके पास, एसबीआई के पास उनकी करेंसी में, तो ये क्या होगा बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, नॉस्त्रो अकाउंट। अब एसबीआई के नजरिए से देखो, ये खाते को, इस अकाउंट को, उनका खाता, किनका, बैंक ऑफ अमेरिका का खाता हमारे पास इंडिया में, इंडिया की करेंसी में, तो ये क्या हुआ आपका वॉस्त्रो अकाउंट एसबीआई के नजरिए में। तो ये होता है आपका नॉस्त्रो वॉस्त्रो। अब यहाँ पे स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट बेसिकली यूज किया जाता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, बेसिकली ट्रेड के लिए ये अकाउंट यूज किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया और रशिया। अब ये कैसे काम करता है देखो, ये स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट आपका लॉन्च हुआ था ईयर
2022 में। अब ये कैसे काम करता है ये समझिएगा। देखो, इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा खरीदार है रशिया का ऑयल का। रशियन ऑयल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंडिया। तो इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। बदले में क्या करना पड़ेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे रशिया को। तो पहले कैसे होता था, पहले क्या होता था, इंडिया जितने अमाउंट का ऑयल परचेज करेगा रशिया से, उतने रुपीस को क्या करेगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और फिर इस डॉलर को रशिया ट्रांसफर कर देगा, और फिर रशिया क्या करेगा, इस डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जब भी डॉलर का ट्रांजेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्विफ्ट। स्विफ्ट के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। फिर क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, और इसको स्विफ्ट से बैन भी कर दिया। अब इंडिया को सस्ता तेल तो रशिया से मिल रहा है, वो खरीद रहा है। अब पेमेंट डॉलर में नहीं कर सकता, तो इन्होंने क्या किया, स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तीन पार्टी समझना। एक इंडिया की समझ लो, इंडिया की कंपनी है, इंडिया का बैंक है, रशिया का बैंक है, एंड रशिया की कंपनी है, ऑयल कंपनी। अब यहां पे क्या हुआ, इंडियन ऑयल कंपनी ने रशिया की ऑयल कंपनी से तेल खरीदा। अब बदले में पेमेंट करनी है, अब डॉलर के थ्रू कर नहीं सकते, तो यहां पे क्या किया जाएगा, रशिया का जो बैंक होगा वो क्या करेगा, इंडियन बैंक के साथ एक स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल देगा। ठीक है, स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल देगा इंडियन बैंक के साथ। अब यहां पे समझ लो, इंडियन कंपनी ने यहां से तेल मंगाया, समझ लो 100 करोड़ रुपए का। तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, ये 100 करोड़ रुपए बैंक को देगी। बैंक क्या करेगा, रशिया के बैंक के वॉस्त्रो अकाउंट में ये 100 करोड़ रुपए डाल देगा। अब रशिया का बैंक इस 100 करोड़ रुपए को वहां पे ही रहने देगा, अपने वॉस्त्रो अकाउंट में ही रहने देगा, और यहां पे क्या करेगा, अपने बैंक में से 100 करोड़ के इक्विवेलेंट जो इसकी करेंसी में पैसे बनेंगे वो यहाँ की कंपनी को पे कर देगा, और इसका जो पैसा है वो इसके वॉस्त्रो अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो देखिएगा, ये हो गया तेल की सेटलमेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉर चल रही है, तो इंडिया काफी ज्यादा मेडिसिन जो है वो भी सप्लाई करता है। तो मेडिसिन सप्लाई करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेडिसिन कंपनी होगी, मेडिसिन कंपनी होगी, इंडिया का बैंक होगा, ये हो गया इंडिया। यहां पे क्या आएगा फिर, रशिया, रशिया का बैंक, और रशिया की कंपनी जो मेडिसिन परचेज कर रही है, या सरकार भी परचेज कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, समझ लो इंडिया ने 20 करोड़ रुपए की मेडिसिन सेंड की रशिया को। अब ये पैसे कैसे लेंगे, तो ये पैसे लेने के लिए इनको रशिया से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रशिया का बैंक का जो वॉस्त्रो अकाउंट है इंडिया के पास, जिसमें 100 करोड़ तेल की पेमेंट पड़ी हुई है, वहां से ये 20 करोड़ रुपया निकाल लेंगे और अपनी कंपनीज को दे देंगे। इसलिए यहां पे क्या हुआ, आपको डॉलर की डिपेंडेंसी ही खत्म हो गई। उसको खत्म करने के लिए स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोला है। इसमें आप पेमेंट रुपीज में ही करोगे। ठीक है, आपने कुछ चीज मंगवाई, आपने रुपीज में पेमेंट कर दी, वो पैसा उस अकाउंट में पड़ा रहेगा, और रशिया क्या करेगा, अपने बैंक में से अपनी करेंसी से पैसा निकाल के उनको दे देगा, और वो 100 करोड़ जो इंडिया के बैंक अकाउंट में पड़ा है उनके नौस्त्रो अकाउंट में, रशिया के लिए वो नौस्त्रो अकाउंट होगा, इंडिया के लिए वॉस्त्रो। तो उस पैसे को उधर ही रहने देगा। कल को रशिया कुछ सामान मंगाएगा इंडिया से, तो वो उसकी पेमेंट वो अपने उस अकाउंट में से कर देगा जिसमें 100 करोड़ रुपया पड़ा है। अब यहाँ पे देखो, 100 करोड़ रुपया इंडिया ने डाला, 20 करोड़ रुपया इंडिया ने निकाल लिया, 80 करोड़ रुपया इसका पड़ा हुआ है। अब ये 80 करोड़ रुपए का क्या करे, तो ये 80 करोड़ रुपया इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। आरबीआई ने ये भी बोल दिया है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर पर्सन रह रहे हैं और उन्होंने स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट मेंटेन कर रखा है इंडिया में, वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उस अकाउंट के थ्रू। अब ये जो 80 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 100 करोड़ रुपया हमने ऑयल के बदले में डाला, 20 करोड़ रुपया हमने मेडिसिन के बदले में निकाल लिया, तो ये जो 80 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में। और यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और अलाउ कर दी है, क्या, कि जो हमारे ट्रेजरी बिल्स है, ठीक है, या जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें आप एसआईपीज भी कर सकते हो, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं ना, वैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स में भी एसआईपी चालू कर सकते हो थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सर्कुलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर, और सबसे पहली न्यूज है हमारी, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है आईसीआईसीआई बैंक पे।
और कितने अमाउंट की, 75 लाख रुपीस की। और ये क्यों लगाई है, इसने दो रूल्स का वायलेशन किया है। पहला, जो भी हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं उसमें जो रूल्स फॉलो करने होते हैं, फिर करंट अकाउंट को मेंटेन करके रखना होता है, उसमें जो रूल्स फॉलो होते हैं उसकी वायलेशन की। दूसरा, हम जो भी लोन देते हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड लोन हो गया, फिर हमारा हाउस लोन हो गया, इसमें हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी होती है कि हमने जो गोल्ड के बदले में लोन देना है, तो हमारा गोल्ड कितने अमाउंट का है और इस पे हम कितना लोन देंगे। फिर जैसे हमने हाउस लोन देना है या फ्लैट के लिए लोन देना है, तो हमारे फ्लैट की वैल्यू कितनी होगी, हाउस जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी और हम कितना लोन देंगे। तो ये आपको एक वैल्यूएशन करनी होती है। और ये वैल्यूएशन कौन करता है, हमारा वैल्यूअर। वो वैल्यूअर क्या होता है, इम्पैनल्ड करना होता है। तो वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया गया, उसमें इन्होंने फेलियर किया है उस रूल्स को फॉलो करने में। इसलिए आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पे क्या किया है, 75 लाख रुपए की, 75 लाख की पेनल्टी लगाई है। और दूसरी न्यूज क्या है हमारी, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, पीपीएसएल, जो कि सब्सिडरी है किसकी, 197 कम्युनिकेशन, जिसको हम पेटीएम भी जानते हैं, ठीक है, पेटीएम भी जानते हैं जिसको हम। तो 197 कम्युनिकेशन की जो आपकी होली ओन सब्सिडरी है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है कि ये काम कर सकेगा एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। और कौन से एक्ट के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। तो ये था आपका आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।